का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अनलिमिटेड 0 में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय निर्वाचन आयोग, जो कि एक संवैधानिक आयोग है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि संवैधानिक गैर संवैधानिक आखिर होता क्या है। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो अलग से डाल दूंगा, वहाँ पर आप समझ जाना कि होता क्या है। सबसे पहले हम बात देखो दोस्तों, मेरा समझाने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि अभी आने वाले हैं लोकसभा के चुनाव, ठीक है। साथ ही में राज्यसभा के कुछ राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। और अभी भारत में एक समिति बनी है जिसके प्रमुख अध्यक्ष है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, इसके अध्यक्ष हैं। अभी वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है, अब समिति बनेगी। लेकिन यहाँ पर अपन समझेंगे कि क्या यह समिति बन सकती है या नहीं बन सकती है। क्या हमारा संविधान इस चीज़ की परमिशन देता है कि आप अलग वन नेशन वन इलेक्शन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। हम समझते हैं आगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम इसकी प्रकृति, यानी कि भैया कैसा है। तो ये स्वतंत्र तथा संवैधानिक आयोग है। कैसा है? स्वतंत्र तथा संवैधानिक। संवैधानिक यानी कि इसके अनुच्छेद जो है संविधान में वर्णित है। अब बात करते हैं हम कि इसकी स्थापना कब होती है। स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, मतदाता दिवस। अधिकतर बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से बनेंगे आपकी आने वाली जो आगामी परीक्षा है उसमें, खासकर जो आयोग है एमपीपीएससी या फिर अदर जो भी पीसीएस एग्जाम है उसके लिए बहुत ही आईएमपी आयोग है। अब देखते हैं इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। प्रथम आम चुनाव होता है इसका 1951-52 में, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनती है। कौन? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर देखना कि इसके प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। वर्तमान में अब जैसे ही बात आएगी प्रथम की, तो हमें हमारा नजरिया जाना चाहिए वर्तमान में। तो वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अब देखो यहाँ पर एक क्या है कि निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई, जिसके बाद इसमें बहुत बदलाव आया। क्या बदलाव आया कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये एक सदस्यीय आयोग था। एक सदस्यीय आयोग यानी कि इसमें एक सदस्य रहेगा। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 में, कब? 16 अक्टूबर 1990 में इसमें एक संशोधन अधिनियम आता है, जिसके अंतर्गत इसमें 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त और जुड़ते। कौन कौन से? अभी जैसे कि वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, लेकिन इसके साथ साथ अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी है, निर्वाचन आयुक्त भी है। कौन? अनूप चंद्र पांडे तथा अरुण गोयल जी, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा कि वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। अब यहाँ पर जो सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मेरे हिसाब से, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है। अब इसका कौन सा है? तो इसके है वीएस रमादेवी। कौन है दोस्तों? वीएस रमादेवी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वीएस रमा देवी। यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतर आप एसएससी के एग्ज़ाम ले लो, कोई सी भी एग्ज़ाम ले लो, वहाँ पर यह पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसका प्रमुख कार्य क्या है। आयोग बनाया है तो कोई से कार्य होंगे, इसी के लिए बनाया गया है। तो इसके प्रमुख कार्य क्या है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। किसके? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। अब दोस्तों इसका एक लक्ष्य भी है। क्या है? कि स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा समयबद्ध चुनाव करवाने। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, नियुक्ति। अब नियुक्ति में बहुत बड़ी अभी विवाद चल रहा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि विवाद क्या है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि नियुक्ति का विवाद, तो दोस्तों नियुक्ति का विवाद है क्या, इससे पहले समझ लीजिए कि 16, अब मैंने आपको कहा कि पहले एक सदस्य आयोग था। अब एक सदस्य आयोग जो था तो 16 अक्टूबर 1989 से फिर यह 3 सदस्य आयोग बन गया, जिसके बाद 1990 को यह पुनः क्या हुआ कि भैया एक सदस्य आयोग बना। लेकिन फिर इसमें अधिनियम आया और 1 अक्टूबर 1993 से निरंतर आज तक जो है 3 सदस्य आयोग बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नियुक्ति पे विवाद, तो मूल संविधान के अनुसार तो नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्तमान में कहा है कि भैया नियुक्ति के लिए एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाए। किसका गठन किया जाए? एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें एक तो रहेगा आपका प्रधानमंत्री, मतलब इस समिति का सदस्य, एक रहेगा आपका प्रधानमंत्री, एक रहेगा आपका विपक्ष का नेता। कौन रहेगा? एक प्रधानमंत्री हो गया, एक विपक्ष का नेता, और एक रहेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो मैं आपको पहले बताना भूल गया, सॉरी उसके लिए। अब जो अपना भारतीय निर्वाचन आयोग है, या अपने टोटल 22 भाग है, उसमें से अपना जो 15वां भाग है उसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन है। अब दोस्तों निर्वाचन आयोग ने कुछ सिस्टम चालू कर रखे, जैसे कि नोटा, स्वाइप
या फिर ईवीएम। अब ये होता क्या है इसके बारे में अब आप समझिए कि अरे होता क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वीप, नोटा, ईवीएम और स्विजिल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ कि भैया जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इसकी पदावधि कितनी रहती है। देखो मुख्य जो है 6 वर्ष तक रहेगी, या तो वह 65 वर्ष का हो जाएगा तब तक रहेगी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आती है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो त्यागपत्र किसको देता है, तो दोस्तों किसको देगा, वो राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ चालू करी थी, इसको बुलाता है स्वीप, जो कि 2009 में झारखंड से शुरू हुआ। झारखंड के जो विधानसभा चुनाव थे वहाँ से शुरू हुआ था। अब इसका क्या था कि मतदाता जागरूक के लिए यह चीज़ शुरू की गई थी। ठीक है, अब मोस्ट आईएमपी चीज़ यहाँ पर आता है नोटा। अब नोटा क्या होता है कि नॉन ऑफ द अबाव, जैसे कि अपन पेपर के इनमें से कोई नहीं, ये चीज़ होती है। अगर हमें कोई सा कैंडिडेट पसंद है, अब दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यह है कि अगर 2 कैंडिडेट खड़े हुए, जिसमें से 2 कैंडिडेट है जिसमें से एक को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए, लेकिन इन दोनों से अधिक कहीं ना कहीं नोटा बटन दबाया, तो वहाँ पर विजेता कौन होगा, या तो चुनाव कैंसिल होगा क्या, या फिर जो सर्वाधिक मत प्राप्त हुए वह विजय घोषित होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि भले से नोटा आपको अधिक प्राप्त हुए, लेकिन जो सर्वाधिक मत जिसने प्राप्त करे वह इसका विजयी घोषित रहेगा, आपके चुनाव रद्द नहीं होंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब 2014 का जो अपना लोकसभा चुनाव हुआ था सुप्रीम कोर्ट के बाद, अब यहाँ पर सर्वाधिक नोटा का प्रयोग हुआ। सर्वाधिक नोटा का प्रयोग 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आता है ईवीएम। आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में सुना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस के चुनाव होते हैं, उसमें कि बीजेपी ने इसमें धांधली कर दी, कांग्रेस ने इसमें धांधली कर दी। तो देखिए यह है कि मशीन है, क्या है, मशीन है, जिसको बुलाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या बुलाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये बहुत बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में कि भैया ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब पहली बार इसका प्रयोग कब हुआ था, सबसे बड़ा सवाल। इसका पहली बार प्रयोग हुआ था भैया 1998 में। ठीक है, 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के विधानसभा चुनाव से इसका शुरुआत हुई थी, जिसके बाद में सेकंड इसका चुनाव में जो प्रयोग हुआ था 1999 में, जो गोवा में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वहाँ पर इसका प्रयोग हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर एक आता है सी विजिल ऐप। कौन सा ऐप आता है, सी विजिल ऐप। मोस्ट आईएमपी है अभी के समय के लिए, क्योंकि कुछ समय बाद अपने भारत में आचार संहिता लगने वाली है। ठीक है, लोकसभा चुनाव आएंगे, कई राज्यों में राज्यसभा चुनाव है, तो वहाँ पर क्या आचार संहिता लग जाएगी। अब सी विजिल ऐप आपको क्या सुविधा देता है, देखिएगा कि 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होते हैं, वहाँ पर निर्वाचन आयोग द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया जाता है। अब इस ऐप की खासियत क्या है कि भैया जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, आप उसका फ़ोटो खींच लीजिए या फिर 2 मिनट तक का एक वीडियो बना लीजिए और आप इस पर उस चीज़ को अपलोड कर दीजिए। तो ना तो आपका यहाँ पर नाम भी गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम भी नहीं आएगा कि उसने भैया जो भी है व्यक्ति उसने शिकायत कर रखी है। ठीक है, तो सी विजिल ऐप का फ़ायदा यह हुआ, वरना पता चला कि सरपंच जी वोट मांगने आए, दारू बांट रहे और आपने वीडियो बना के सेंड कर दिया और सरपंच जी को पता चल गया तो आपका समाज में हुक्का पानी बंद। तो ऐसी व्यवस्था इसमें नहीं रहेगी, यह आपकी चीज़ गुप्त रखी जाएगी। ठीक है, तो सी विजिल ऐप 2018 में इन 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहाँ से इसका शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, ये मेरी पहली शुरुआत थी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, देखिए आज ही मेरा पहला वीडियो था, पहली बार मैं कैमरे के माध्यम से आपके सामने आया हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइबर। और दोस्तों मैं मेरा जो 100% पूरा आपको दूंगा। ठीक है, मेरी पूरी मेहनत आपके लिए लगाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस एक साथ और एक आपका सहयोग, इसके अलावा आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, बस आपका साथ बनाए रखना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।